नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगस्त 2025 आपके लगन के लिए कैसा रहेगा। मैं मानता हूं इस बात की कि खास तौर से भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हर एक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि वो मंथ शुरू होने से पहले वो ये जान ले कि उस महीने उनके लिए ग्रहों ने कैसा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। देखिए, ग्रह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उस लगन राशि वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको एक सा फल दे। ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितने एकाग्र होके आप लोग किसी भी चैनल को, किसी भी वक्ता को सुनते हैं और महीने के बाद आप ये एनालाइज करते हैं कि इसमें से तो मेरे साथ कुछ भी नहीं घटा या मात्र 2% 4% ही घटा। इसलिए आपने देखा होगा मेरी पूरी की पूरी सीरीज में कभी भी हम प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं देते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी आप समझ लें। 840 करोड़ लोग लगभग इस पूरे के पूरे विश्व में है, जिसमें से अगर हम 12 राशियों में उनको डिवाइड करें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक स्पेसिफिक राशि के अंदर आएंगे। लगभग औसतन अगर हम बात करें, कैसे संभव है कि 70 करोड़ लोगों का भविष्य उस पूरे के पूरे महीने में एक सा हो? अच्छा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ के साथ हो रही है। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये समझ लें। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति के तो वो होगा जो उसकी अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं उससे कराएंगी, और ये कॉम्बिनेशन सभी के ही डिफरेंट होते हैं। दूसरा आप प्रॉब्लम समझिए कहां पर आती है, वो ये कि ग्रह तो दो तरीके से काम करते हैं। एक वो जो मेरे जन्म के ग्रह हैं, दूसरा वो जो मेरे गोचर के ग्रह हैं, जिनके अनुसार ये प्रोग्राम्स बनते हैं जो आज आप देख रहे हैं। ये गोचर के ग्रहों पे आधारित होते हैं। अब कोई ग्रह जन्म का तो शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसका तो आप फल ही भोग नहीं पाओगे, क्योंकि वो दशाएं तो आपके जीवन में चल नहीं रही। ग्रह का फायदा केवल तब उठाएगा ये व्यक्ति अगर उसके जीवन में जन्म का भी वो ग्रह शुभ, गोचर में भी शुभ, और अब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो है उसका मजा। ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, मैं आप सब लोगों को कहूंगा बिल्कुल निराश ना हो। कुछ समय की बात है, राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, क्योंकि ग्रह कभी भी किसी एक जगह टिकते नहीं, स्टेशनरी नहीं होते। ट्रांजिशंस में वो एक राशि से दूसरी राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र का फल देते हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं, और उप नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि ग्रह जो है वो जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ अगर आ गया तो वो केवल आपको अपनी शुभता में कुछ कमी लेके आएगा। जो ग्रह जन्म का डिक्लेयर्ड शुभ है वो जीवन भर अशुभ कुछ नहीं करेगा, केवल अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। अब वहीं समझ लेते हैं कि कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है और गोचर में वो शुभ हो गया, तो क्या वो शुभ रिजल्ट्स देगा? आंसर है शुभ रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन उसके अंदर वो केवल अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा, क्योंकि वो जन्म का नेगेटिव है, और वो नेगेटिव प्लैनेट जब गोचर में पॉजिटिव हो जाएगा तो वो केवल नेगेटिविटी को कम करेगा, वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ, गोचर में भी अशुभ,
फिर आप ये मान के चले कि ये ग्रह बेहद परेशान कर सकता है। लेकिन ये परेशान करेगा कब? ये करेगा तब जब उस ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। तो कुल मिलाकर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यह संभव ही नहीं है कि अगर आप किसी भी एक राशि के हैं तो आपकी राशि के जो 70 करोड़ और लोग हैं वो एक सा भाग्य अपना उस मंथ में देखेंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी का वो जन्म का शुभ होगा, गोचर में शुभ अशुभ होगा, जन्म का वो ग्रह की दशाएं कुछ और होंगी, अभी की कुछ और चल रही होंगी। ये कॉम्बिनेशंस इतने बैठते हैं लाखों करोड़ों में कि आप ये देखेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे के पूरे राशि के एक ग्रुप का एक कॉमन प्रिडिक्शन कर दिया जाए। और इसीलिए लोगों का अब विश्वास उन एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से भी टूटता चला जा रहा है, जहां पर वो किसी को कह रहे होते हैं लॉटरी निकल जाएगी और किसी को बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। व्यक्ति देखता है ना लॉटरी निकली और ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जीवन तो एक अलग ही तरीके से चला जो शायद इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो सबसे पहले आप यहां पर यह समझ लें कि आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं हैं वो जन्म के शुभ और अशुभ उस ग्रह को जरूर देखें, गोचर का वो शुभ अशुभ है उसको भी देखें, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं उनको चेक करें। फिर ये देखें कि आपकी उस ग्रह की दशाएं हैं भी अभी या नहीं है। अगर है तो ही अच्छा या बुरा होगा, नहीं है तो अभी ये पीरियड निकल जाएगा। ये पहला रूल है। इसीलिए मैं अपनी जो सीरीज बनाता हूं उसके अंदर हमेशा आपको शुभ या अशुभ बताता हूं, फिर आप अपने जन्म के प्लेनेट के साथ भी उसे शुभ और अशुभ देख लें। अगर दोनों साइड शुभ शुभ मिल रहा है तो ये आपकी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। जन्म का शुभ है, गोचर का शुभ है, तो परेशान नहीं होना, केवल पॉजिटिव कुछ कम होगा, नेगेटिव नहीं होगा, चिंता ना करें। जन्म का नेगेटिव है, गोचर में पॉजिटिव है, तो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, केवल नकारात्मकता में कमी मिलेगी। तो कहते हैं ना दर्द बहुत था, उस दर्द में कुछ कमी आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दर्द में भी कमी होती है तो आदमी कहता है हाँ कुछ आराम है, मुझे मेरा दर्द अब उतना मेरे को तंग नहीं कर रहा, उतना नासूर नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी खराब और गोचर में भी खराब और मान लीजिए उस ग्रह की दशाएं भी है, फिर तो मैं आपको यह कहूंगा कि इमीडिएटली इस वीडियो को चाहे यहीं पॉज करके किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाकर एक कुंडली का एनालिसिस करवाएं और समझे कि वहां पर कैसे इस प्रकोप से बचा जा सके, क्योंकि यह तो फिर आपको जरूर परेशान करेगा। तो यह था हमारा फर्स्ट स्टेप वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैं कि इसका एनालिसिस किस तरीके से करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये शुभ और अशुभ ही क्यों? ये आपको सचेत करने के लिए कि अगर वो चीज शुभ है तो आप उसका फायदा उठा लें, और अगर वो अशुभ है तो सतर्क हो जाए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। तो फिर ग्रह अगर गोचर में अशुभ है, चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, ये तो लाजमी है कि उसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक है। यहां पर आपको मैं यह भी बताता चलूंगा कि आपके इस लगन के अंदर ये कौन से भाव में ग्रह है, और आप मेरे चैनल पर जाकर अपने लगन के लिए उस भाव में ग्रह क्या काम कर रहा है उसे विस्तार से देखें। और ये विस्तार से देखने की वीडियोस केवल वो वाली वीडियोस आपके लिए आवश्यक होंगी जो ग्रह अभी गोचर में मैं आपको बोलूंगा कि अशुभ है। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। आप उसको मेरे चैनल में ज्योतिष सीखो की एक सीरीज है जिसमें सूर्य 12 भाव में कैसे फल देंगे हर लगन वाले व्यक्ति के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी की वीडियोस अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए इतना जरूर बताऊंगा कि गोचर में वो ग्रह आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और अगर वो ये बताऊं आपके लिए कि वो अशुभ है तो जरूर उस सीरीज में जाकर उसको आगे देख लें। यहां पर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल ये वीडियो का उद्देश्य ये बताना है आपके लिए कि कौन सा ग्रह
आपके लिए इस महीने शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ रहेगा। अशुभ ग्रहों के उपाय जरूर करें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। करके तो देखें, आपको खुद 1 महीने के अंदर 2 महीने की रेमेडीज फॉलो करके समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कराए गए थे आपसे। आप जिस भी किसी रिलीजन के हैं, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी किसी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप वो करें। मैं उसके लिए किसी को मना नहीं करूंगा, सबका अपना अपना विश्वास है किसी एक देवी देवता के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी और तरीके से वो आप करते रहें। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, मंत्र चैंटिंग करें, पूजा पाठ करें, जो आपसे बन पड़ता है उतना आप करें। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट्स को रिड्यूस, उनकी स्ट्रेंथ को करना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी होगी किसी भी महीने में। जो उस महीने में आपके लगन के लिए ग्रह अशुभ है, उसके उपाय तो आप जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आपकी इस राशि के अंदर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। बात करें अगर हम तुला लगन वाले व्यक्तियों की, तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य से लेकर केतु ग्रह अगस्त 2025 में कैसे रहेंगे। सबसे पहले सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक गोचर करेगा कर्क राशि में, और इसके बाद उसका गोचर होगा सिंह राशि में, जो उसकी अपनी राशि है। देखिए, कर्क राशि में जो उनका गोचर है, ये तो मैं देख पा रहा हूं बेहद शुभ रहेगा। लेकिन जब ये अपनी ही राशि में कुंडली के 11वें भाव में जाएंगे तो यह अशुभ रहेगा। देखिए, यही एक एस्ट्रोलॉजी की एक गहराई है, एक जीत है जिसने उसको समझ लिया। आप समझिए, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि अपने से 12वें पोजीशन पे, तो तुला लगन के अंदर हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है 11वें भाव के स्वामी है, तो अपने से 12वें पोजीशन हो गई उनकी कुंडली का 10वां भाव। वो 10वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन जब वो 11वें भाव में अपनी ही राशि में आएंगे, वहां पर आकर अब वो अशुभ फल देंगे। जिसने इस भेद को समझ लिया वो ज्योतिष के अंदर आगे एक ऐसे कंसल्टेंट भी आगे बढ़ जाएगा। और अगर आप एक सिर्फ जिज्ञासु हैं, आपको केवल अपनी कुंडली की ही एक जानकारी चाहिए, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो सूर्य 10वें भाव में कर्क राशि में शुभ रिजल्ट्स देंगे, लेकिन अपनी ही सिंह राशि के अंदर 11वें भाव में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा के बारे में तो मैं हर बार बताता आया हूं कि चंद्रमा पूरे के पूरे 1 महीने में अपनी सारी 12 राशियों को कवर करते हैं, इसलिए आप एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या देखते हैं। अब यहां क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चंद्रमा को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। 10वें भाव का स्वामी किसी भाव में जाकर शुभ है, किसी भाव में जाकर अशुभ है। मैंने अपने चंद्रमा के जो पूरे ज्योतिष सीखो के एपिसोड्स हैं, उसमें चंद्रमा किन भाव में शुभ होगा तुला लगन में और कहां अशुभ होगा, उसकी पूरी जानकारी दी है। आप वीडियो के पूरी लिस्ट में जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं विस्तार से। लेकिन चंद्रमा को ट्रैक करना इतना मुश्किल है क्योंकि हर 2.5 दिन में उसने अपना लगभग अपना राशि का परिवर्तन कर लेना है। तो यहां पर चंद्रमा के उपाय जरूर करें। और चंद्रमा के क्या उपाय हैं? सरल उपाय है दोस्तों। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें, संभव हो सकता है तो रुद्राभिषेक जाकर कभी करें मंदिर में। इसके अलावा महामृत्युंजय का जप करें, शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। रात के समय, खासतौर से सूर्य अस्त के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाए, ऐसे समय में कोई भी गरीब वृद्ध औरत है जिसको खाने की, कपड़े की, दवा की, किसी चीज की जरूरत है, उसकी मदद करी जा सकती है सामर्थ्य अनुसार। और यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा कि ऐसे में आपको चाहिए कि आप इस वृद्ध औरत को आप चावल, चीनी, दूध या कोई सफेद वस्त्र, आप यहां पर ऐसे में कोई फ्लूइड आइटम, कोई लिक्विड आइटम जैसे जूस हो गया, वो भी आप दे सकते हैं, बड़ा शुभ रहेगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल कुंडली के 12वें भाव में पूरा महीना कन्या राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं और ये जो गोचर है ये बेहद अशुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम इसके बाद मरकरी की, जिसे हम बोलते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह को हम 2 राशियों में गोचर होते हुए देखेंगे। सबसे पहले तो वो कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे 1 तारीख से 30 तारीख तक, और उसके बाद आखिरी के 2 दिनों में 30 और 31 उनका जो गोचर है वो सिंह राशि के अंदर हो जाएगा। देखिए, ये दोनों ही गोचर बुध के बेहद शुभ रहेंगे इस व्यक्ति के लिए। 1 तारीख से 30 तारीख तक कुंडली के 10वें भाव में, और महीने के आखिरी 2 दिन 30 और 31 कुंडली के 11वें भाव में। बात करते हैं इसके बाद हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह जो है ये काफी समय से मिथुन राशि के अंदर इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां गोचर करके वो अपने घर को भी देख रहे हैं, 3रे भाव को। उसके बावजूद ये अशुभ ग्रह है इस समय, तो ऐसे में बृहस्पति के भी उपाय करना अनिवार्य हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम शुक्र की, और शुक्र को हमने देखा कि ये 2 भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर 1 तारीख से 20 तारीख तक, और उसके बाद कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। ये गोचर होगा उनके कुंडली के 10वें भाव में कर्क राशि में। पहला गोचर है मिथुन राशि में 9वें भाव में, और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे। लगन के स्वामी भी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं। बात करते हैं हम शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह देखिए, आप समझिए कि काफी समय से, जब अभी इसी साल ही उसका गोचर हुआ है, ये मीन राशि में कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कुंडली के योग कारक ग्रह भी हैं और बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं मीन राशि में 6ठे भाव में बैठकर। राहु की बात करें तो राहु कुंभ राशि के अंदर कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो भी यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम केतु ग्रह की। देखिए, केतु के बारे में मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु ने अपने रिजल्ट्स नहीं देने, केतु ने रिजल्ट्स देने हैं जिसकी राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार। और केतु अभी जो है वो है सूर्य की राशि में, तो उन्होंने रिजल्ट्स देने हैं सूर्य जैसे। तो अभी हमने देखा सूर्य जो है वो रिजल्ट्स कैसे दे रहे हैं, वो 1 तारीख से 16 तारीख तक उनके रिजल्ट्स शुभ रहेंगे, और उसके बाद महीने के अंत तक उनके रिजल्ट्स अशुभ रहेंगे। ठीक उसी प्रकार केतु 11वें भाव में बैठकर 1 तारीख से 16 तारीख तक शुभ रिजल्ट्स देंगे, और 16 तारीख से 31 तारीख तक फिर वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा 9 ग्रह कैसे शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। तो ये देखा आपने कि आपके कौन से ग्रह इस महीने शुभ है, कौन से अशुभ है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि शुभ ग्रहों का फायदा उठाना चाहिए, और अशुभ ग्रह फिर चाहे वो जन्म के शुभ है या अशुभ है, उनके उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको बहुत फायदा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी यही लगन राशि हो। चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।